हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे करंट अफेयर्स वीडियो में और ख़ास तौर पे जो एलएसी पर खूनी संघर्ष हुआ है उसके बारे में भी मैप के थ्रू आपको बताएंगे पूरे डिटेल। और भी कई टॉपिक है, सब पर चर्चा होगी एक एक करके। तो शुरू करते हैं दोस्तों और क्वेश्चन लेते हैं पहला, बहुत ही इंपॉर्टेंट। गलवान के 2.5 वर्ष बाद दिसंबर 2022 में किस जगह एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच में खूनी झड़प हुई है? आंसर होगा तवांग सेक्टर। ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो न्यूज़ भी आप देख रहे हैं और एक बार ले चलते हैं आपको कहाँ पर ये घटना हुई है। तो मैप में देख रहे हैं प्यारा भारत है और अरुणाचल प्रदेश ये रेड कलर वाला हुआ और यहाँ पर ही अरुणाचल प्रदेश में ही ये इलाका है तवांग। ओके, इस तरफ है भूटान और इस तरफ है चाइना। तो यही तवांग में, इसी तवांग सेक्टर में इस जगह पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में खूनी झड़प हुई है 9 दिसंबर को। हालांकि ये खबर मीडिया में 12 दिसंबर को आई। न्यूज़पेपर द हिंदू के अनुसार इसमें भारत के 20 जवान घायल हुए जबकि चीन के इससे भी कई ज़्यादा नुकसान हुआ वहाँ पर उनके सैनिकों का और कई सैनिकों की हड्डियाँ टूट गई हैं। घायल जो जवान हैं, जो भारतीय जवान हैं, उनका तो गुवाहाटी में अस्पताल में इलाज चल रहा है। क्या हुई इस घटना में? देखिए, हुआ ये कि 9 दिसंबर को करीब 600 चीनी सैनिक तवांग के यंगेस्ट में, यही तवांग के यंगेस्ट में इसी जगह पर भारतीय पोस्ट को हटाने के लिए घुसपैठ करने की कोशिश की चीनी सैनिकों ने वहाँ पर। और ये जगह समुद्र तल से 17,000 फीट की ऊंचाई पर है। चीनी सैनिक कटीले लाठी, डंडे, इलेक्ट्रिक बैटन इन सब से लैस थे और भारतीय सेना भी पूरी तरह से तैयार होकर बैठी हुई थी। भारतीय सेना ने, हमारी सेना ने कटीले लाठी डंडों से उनका जवाब दिया और इसमें दर्जनों चीनी सैनिकों की हड्डियां टूट गई। भारत के जवाबी हमले के बाद फ्लैग मीटिंग हुई और फिर मामला शांत हुआ। फ्लैग मीटिंग का मतलब है कि कमांडर स्तर की मीटिंग हुई दोनों पक्षों में, इंडिया और चाइना के दोनों पक्षों की ओर से जो सेना है दोनों की, उनकी तरफ से कमांडर लेवल की। और विवाद वाली जगह पर फिलहाल दोनों देशों की सेनाएं हट गई हैं। इससे पहले इस जगह पर 1975 में विवाद हुआ था। 1975 में तवांग में तब भारतीय 4 सैनिक शहीद हुए थे। लेकिन इस बार अच्छा खासा सबक एक तरह से सिखाया है चीनी सैनिकों को। और ये जो क्षेत्र है वहाँ पर दोनों सेनाएं कुछ हिस्से पर अपना अपना दावा ठोकती है और 2006 से ये विवाद काफ़ी ज़्यादा है। और ये इस तरह का इलाका है, अभी पूरा बर्फ से जमा हुआ इलाका है और वहाँ पर ये संघर्ष हुआ है। लोकसभा में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने क्या कहा वो पहले सुन लेते हैं। 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। उपसभापति और सदन को यह भी बताना चाहूंगा, इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग भी की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शंस के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए उन्हें कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है। तो संसद में ये जवाब दिया है
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। चीन ने क्या कहा है इस पूरे मुद्दे पर? तो समाचार एजेंसी AFP के अनुसार चीन ने कहा है कि भारत से लगी जो सरहद है वहाँ पर हालात स्थिर हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत से सैन्य और राजनीतिक स्तर की बातचीत चल रही है, ठीक है। और आपको बताऊं कि इससे पहले 2020 में घटना हुई थी, गलवान इलाका था, वहाँ पर घटना हुई थी। उस वक्त 15 जून 2022 को लद्दाख के गलवान में झड़प हुई थी और 20 भारतीय सैनिकों की जान चली गई थी, शहीद हुए थे वो, जबकि चीन के 38 से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। और चीन पिछले कुछ वक्त में, पिछले साल भी उत्तराखंड के 12 होती जगह पर, यहाँ पर चीन ने वहाँ घुसपैठ करने की कोशिश की थी, हालांकि वो फिर पीछे चला गया था। और गलवान वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पर है जहाँ पर ये घटना हुई थी। तो ये पूरी स्थिति है, आप देख रहे हैं। अब सवाल ये पड़ा है कि कितना तो अब बताते हैं आपको कि जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो कितना बड़ा है। तो टोटल है 4056 किलोमीटर, टोटल लंबाई है 4056 किलोमीटर, ठीक है। एक है वेस्टर्न सेक्टर जो कि यहाँ से आता है, ये इस तरीके से। सेंट्रल सेक्टर में ये है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश का हिस्सा। और ईस्टर्न सेक्टर में है कौन सा? ये सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश का ये LAC का हिस्सा, ठीक है। तो ये है, और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। अब सवाल ये भी होगा कि यहाँ पर हथियार क्यों नहीं चलते हैं जब इतनी मारपीट हुई, सब कुछ हुआ। देखिए, दोनों देशों के बीच में मिलिट्री लेवल पर एक एग्रीमेंट है, समझौता है। इसके तहत दोनों देशों के सैनिक एक तय दायरे में फायर आर्म्स यानी राइफल या ऐसी किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अमूमन दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे को हाथों से पीछे धकेलते हैं, और ये जो झड़प हुई है इस बार, वो कटीले डंडों का इस्तेमाल किया गया इस बार, और इलेक्ट्रिक बैटन का इस्तेमाल किया गया, और उससे ये मारपीट हुई है, फैटी हुई है, ठीक है। तो ये स्थिति आपने जाना, पूरी जो घटना है वो है, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात बताऊँ कि तवांग में जो घटना हुई है उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने कॉम्बैट एयर पेट्रोल यानी जंगी उड़ानें भी शुरू कर दी है पूरी स्थिति पर नज़र रखने के लिए, ओके। तो अरुणाचल प्रदेश में ये घटना हुई है। चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। गवर्नर कौन है? BD मिश्रा। राजधानी ईटानगर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल है, और आपकी शानदार तैयारी के लिए, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, उसमें करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी के लिए 1 ईयर का मेंबरशिप अवेलेबल है। इसके थ्रू आपको मिलता है करंट अफेयर्स का PDF एवरी वीक, एवरी मंथ, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। 1 साल का ये मेंबरशिप है। मॉक टेस्ट देने का मौका मिलता है आपको वीकली, मंथली, और टेस्ट सीरीज़ है ढेर सारे एग्जामिनेशंस का है, और जब चाहे तब आप दे सकते हैं। SSC GD का भी जो मॉक टेस्ट है वो भी अवेलेबल हो चुका है। UPSC हो, BPSC हो, UPPSC हो, इन सब के टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, SSC के भी। और बुक्स पर डिस्काउंट भी मिलता है, तो आप देख सकते हैं। करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी इसके जरिए हो जाएगी। और एक हेल्पलाइन नंबर भी है व्हाट्सएप का, ये नंबर है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आपको तुरंत ही कुछ वक्त में आपको जवाब मिल जाएगा। हमारी टीम इस नंबर पे है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें। चलिए क्वेश्चन लेते हैं अगला, और क्वेश्चन होगा, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल ने कौन सी बार शपथ ली है? आंसर आपको दिख ही रहा है, दूसरी बार शपथ ली है भूपेंद्र भाई पटेल, ठीक है। 12 दिसंबर को ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ गुजरात में। पहली बार ये कब बने थे मुख्यमंत्री गुजरात के? 2021 में बने थे, ठीक है। और अगर हम पर्सन के लिहाज से कहेंगे तो ये 17वें चीफ मिनिस्टर होंगे गुजरात के जिन्होंने शपथ ली है, पर्सन के हिसाब से, ठीक है। और ये कहाँ से आते हैं? गुजरात में किस विधानसभा क्षेत्र से? तो घाट लोडिया नाम की सीट है, विधानसभा सीट है, वहाँ से इन्होंने जीत हासिल की है। और इनके शपथ के साथ ही 16 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान BJP को बहुमत हासिल हुआ है, ठीक है।
अब भूपेंद्र पटेल, इनका जन्म हुआ था 1962 में अहमदाबाद में। सिविल इंजीनियरिंग से इन्होंने डिप्लोमा किया था, फिर आरएसएस में ज्वाइन कर लिया था इन्होंने, और फिर बीजेपी में ये रहे और धीरे धीरे मुख्यमंत्री के पद तक पहुँचे। गुजरात की बात हो रही है, राजधानी गांधीनगर है और गवर्नर आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में खुदरा महंगाई दर नवंबर 2022 में कितनी रही? आंसर होगा 5.88%। और ख़ास बात है कि इस साल पहली बार 6% से कम हुआ है ये जो महंगाई दर है, वो इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहते हैं। तो महंगाई दर वो 6% कम रहनी चाहिए। जो नियम है सरकार का, जो कानून है उसके मुताबिक कि आरबीआई को ध्यान रखना है कि जो महंगाई है, खुदरा महंगाई खास तौर पे 4% रहे। 2% की छूट है अप एंड डाउन में, ठीक है। तो मैक्सिमम 6% हो सकता है। तो 6% से कम गया है और ऐसा पहली बार है इस साल 2022 में। इससे पहले लगातार हम लोग देख रहे थे कि 6% से ज़्यादा महंगाई थी। अक्टूबर में 6.77% थी। तो नवंबर की बात हो रही है, नवंबर का ये आंकड़ा आया है। अब सवाल होगा कि ये खुदरा महंगाई दर का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय जो है उसका NSO एक डिपार्टमेंट है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो वो ये जारी करता है और 12 दिसंबर को ये आंकड़े जारी की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आरबीआई ने दिसंबर 2022 को किस देश की मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ मुद्रा स्वैपिंग एग्रीमेंट साइन किया? आंसर होगा मालदीव। मालदीव के साथ ये साइन हुआ है और न्यूज़ देख रहे हैं आप। मालदीव कहाँ है? ये रहा भारत और यहाँ पर ये बहुत सारे द्वीपों का ये है, ठीक है, ग्रुप, मालदीव कहेंगे इसे। तो आरबीआई ने मालदीव की मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ करेंसी स्वैपिंग एग्रीमेंट साइन किया है। इसके तहत ये होगा कि मुद्रा की अदला बदली दोनों देशों में आसानी से हो सकेगी और अधिकतम $200 मिलियन तक की जो मुद्रा है, जो करेंसी है, उसको स्वैप किया जा सकता है, एक दूसरे को दिया जा सकता है, ठीक है। और इससे डॉलर के उतार चढ़ाव पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओके। तो इससे क्या होगा कि दोनों देशों की कंपनियां आपस में ये मुद्रा बदल सकती हैं। तो ट्रांजैक्शन जो है ना वो फिर इसमें डॉलर की ज़रूरत नहीं रहेगी, ओके। महत्वपूर्ण बात। अब मालदीव की बात कर लें। राजधानी क्या है? माले। राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा के लिए पहले नागरिक मिशन डियर मून प्रोजेक्ट में किस भारतीय को शामिल किया गया है? आंसर होगा देव जोशी। 22 साल के हैं और एक्टर हैं देव जोशी। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं और फोटोग्राफ ये रहा। आपने देखा होगा बालवीर सीरियल कुछ वर्ष पहले आता था, तो उसमें ये एक्टर थे, बालवीर की भूमिका निभाई थी। अब बड़े हो गए हैं, 22 साल के हैं। तो उनको पहले नागरिक मिशन चंद्रमा के लिए डियर मून प्रोजेक्ट में शामिल कर दिया गया। तो मतलब हुआ कि वो अब चांद पर जा सकेंगे। देव जोशी उन 10 लोगों में शामिल हैं जो स्पेस एक्स की उड़ान में 2023 में चंद्रमा पर जाएंगे और उसकी तैयारी चल रही है। देव जो है वो सबसे कम उम्र के यात्री होंगे इस टीम में, ठीक है। डियर मून प्रोजेक्ट जो है वो क्या है उसके बारे में बताऊं। ये चंद्रमा के लिए पहला नागरिक मिशन है, मतलब आम आदमी चंद्रमा पे जाए, इसके लिए ये प्रोजेक्ट है। और इसकी शुरुआत जो है ना जापानी अरबपति और बिजनेसमैन यासुका मिजावा ने किया था। वही पैसा लगा रहे हैं, जापान के बिजनेसमैन हैं, क्या नाम उनका? यासुका मिजावा। और उन्होंने मिशन का ऐलान किया और एलन मस्क की नेतृत्व में जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसके स्टारशिप के जरिए ये चांद तक पहुंचा जाएगा। 2023 में ये प्लान है। तो दुनिया भर से लोगों को मुफ्त में यात्रा कराने के लिए आवेदन मांगे गए थे, तो उनमें से एक ये भी शामिल है, देव जोशी, ओके। इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आर्ट एंड कैपिटल के अनुसार ये रिपोर्ट जारी हुई है उसी के द्वारा, दुनिया के मजबूत पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है, जो अभी लेटेस्ट जारी हुई दिसंबर में।
आंसर होगा 87। ठीक है, ये 2 बार जारी होती है, एक मिड में ईयर के और एक लास्ट में, मतलब जुलाई के आसपास पिछली बार जारी हुई थी जून या जुलाई में, और ये दिसंबर में। तो न्यूज़ देख रहे हैं आप, तो 87 रैंक है इंडिया की। मजबूत पासपोर्ट का मतलब है कि केवल पासपोर्ट से किस देश में, कितने देशों में एंट्री हो सकती है। तो भारत से केवल पासपोर्ट ले जाकर वीज़ा नहीं है किसी देश का, तो 69 ऐसे देश हैं जो वीज़ा फ्री हैं भारत के पासपोर्ट। बस पासपोर्ट दिखाइए और आपको एंट्री मिल जाएगी। तो लिस्ट से ये पता चलता है कि देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है या कितना कमज़ोर है। यूएई का जो पासपोर्ट है ना, वो सबसे मजबूत पासपोर्ट है। यूएई के पासपोर्ट के साथ यात्री 180 देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं, और इस लिस्ट में सबसे आखिरी पायदान पर है अफ़गानिस्तान। तो अब बात कर लेते हैं कि टॉप 5 कौन कौन से देश हैं। यूएई है नंबर 1, सेकंड पे जर्मनी है, थर्ड पे स्वीडन है, फोर्थ पे है फिनलैंड, फिफ्थ पे लग्जमबर्ग है, और इंडिया है 87 स्थान पर। ठीक है, तो आर्ट एंड कैपिटल वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये जारी किए है रैंकिंग, और उसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा में। अगला क्वेश्चन आते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गोवा के मोपा में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, तो इसका नाम किस दिवंगत राजनेता के ऊपर रखा गया है। आंसर होगा मनोहर पर्रिकर। ठीक है, तो 11 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर, उन्हीं के नाम पर यह रखा गया है। मनोहर पर्रिकर देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, तो अब उनके नाम से ये हवाई अड्डे को जाना जाएगा। तो ये ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा है। ग्रीन फील्ड का मतलब क्या होता है, ऐसे जगह पर कोई प्रोजेक्ट लगाएगा जो पहले किसी काम के लिए उपयोग नहीं हो रहा था, तो वहाँ पर बनाया गया है। इस एयरपोर्ट की आधारशिला 2016 में रखी गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ही। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। गोवा की भी बात कर लें, गोवा की राजधानी है पणजी, चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत, और गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जगह पर या कहाँ से भारत की 6वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया। आंसर होगा नागपुर। ठीक है, नागपुर से ये लॉन्च किया 11 दिसंबर को। नागपुर से और बिलासपुर यानी छत्तीसगढ़, उसके बीच में ये चलाई जाएगी वंदे भारत एक्सप्रेस। ये 6ठी वंदे भारत एक्सप्रेस है। अगर हम बात करेंगे कि पीछे और जो पहले से चल रही हैं वो कौन कौन सी है, तो पहली है न्यू दिल्ली वाराणसी वंदे भारत, दूसरी है न्यू दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस, तीसरी है मुंबई गांधीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस, चौथी ट्रेन है नई दिल्ली ऊना वंदे भारत एक्सप्रेस, पाँचवीं है मैसूर चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस, और छठी अब नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे के पहले फेज़ का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया, तो पहले फेज़ की लंबाई कितनी है। आंसर होगा 500 किलोमीटर। देखिए, ये जो एक्सप्रेसवे है इसकी टोटल लंबाई होगी 701 किलोमीटर, लेकिन पहले फेज में 500 किलोमीटर तैयार हुआ है, और उसका उद्घाटन किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। कहाँ से कहाँ तक, नागपुर से शिरडी तक। ठीक है, नागपुर से शिरडी तक 500 किलोमीटर के फेज 1 का उद्घाटन कर दिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर को, और इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी वहाँ पर मौजूद थे। और इस एक्सप्रेसवे का नाम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग रखा गया है। क्या नाम है, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे है, और 150 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से यहाँ वाहन दौड़ सकेंगे। तो महाराष्ट्र की बात कर लें, राजधानी मुंबई है, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, और उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। अगला क्वेश्चन, नागपुर मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया। आंसर होगा नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर को ही ये नागपुर मेट्रो के फर्स्ट स्टेज का उद्घाटन किया है। ओके, और फर्स्ट स्टेज की लागत जो आई है 8650 करोड़ रुपए नागपुर मेट्रो, तो उसके दूसरे चरण की आधारशिला भी रख दी गई है। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ही रखी। तो पहले फेज का उद्घाटन किया और दूसरे फेज की आधारशिला
रखिए। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप। और आप क्या सोचते हैं, ये जो संघर्ष हुआ है इंडिया चाइना के बीच में, हमारे सैनिकों ने साहसपूर्वक जो चीन के सैनिकों को सबक सिखाया है, ऐसे में आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या विचार है। अब मिलते हैं कल ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ।